स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार जो कि एक वैश्विक समस्या है, केवल भारत की एक समस्या नहीं है और प्राचीन काल से चली आ रही है। किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार व्याप्त रहा है, चाहे वो विकसित समाज हो, अविकसित समाज हो, अविकसित समाज हो। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करप्शन, टाइप्स और एरिया ऑफ करप्शन इन इंडिया, causes of corruption, evil effects or consequences of corruption, eradicating suggestions or efforts to remove corruption in India। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा कि एक दूसरे को कहते हुए भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट होने का मतलब हो गया सही तरह से काम न करना। जब कोई सिस्टम सही तरह से कार्य नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं भ्रष्टाचार। या कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कंप्यूटर की कोई फाइल, कोई एप्लीकेशन करप्टेड हो गई। करप्टेड होने का मतलब हुआ कि वो सही तरह से काम नहीं कर रही है, नियमानुसार वो कार्य नहीं हो रहा है। तो नियमानुसार कार्य न करना, किसी प्रलोभन के कारण नियमानुसार कार्य न करना ही भ्रष्टाचार है। तो यदि सीधे अर्थों में हम कहें तो भ्रष्टाचार का तात्पर्य सार्वजनिक पद धारण किए हुए व्यक्ति के द्वारा, सार्वजनिक पद का मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, राजनेता, व्यवसायी, उद्योगपति, जो सार्वजनिक पद है, जिसका सार्वजनिक पद के धारण किए हुए व्यक्ति के द्वारा नियमों को तोड़ना, किसी भी प्रलोभन में आकर नियमों के विरुद्ध कार्य करना भ्रष्टाचार कहलाता है। जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं और जॉब के लिए जब इंटरव्यू चल रहे हैं तो एक व्यक्ति से पैसे लेकर, जो कि उस पोस्ट के लायक नहीं है, पैसे लेकर उस व्यक्ति को नौकरी पर रखना, जॉब दिलाना और एक योग्य व्यक्ति को पैसे न देने के कारण बाहर करना, ये करप्शन है। क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके पास सार्वजनिक पद है, उन्होंने प्रलोभन में आकर उस पद का दुरुपयोग किया। एक राजनेता के द्वारा अपने चहेते लोगों को लाइसेंस देना भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसने अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग किया। एक व्यवसायी वर्ग के द्वारा वस्तुओं में, सामान में मिलावट करना भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया है। तो इसका मतलब अपने पद का दुरुपयोग करना, किसी भी प्रलोभन के कारण अपने पद का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार कहलाता है। आज भारत के अंदर यह बहुत भयानक समस्या है। एक उच्च स्तर के लोक सेवक या राजनेता से लेकर एक पीएन तक में भ्रष्टाचार समाया हुआ है। एक राजनेताओं को हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े घोटालों में संलिप्त रहे हैं, जैसे शारदा चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, या फिर कॉमनवेल्थ घोटाला हो। इस तरह के सैकड़ों घोटाले भारतीय इतिहास में दबे पड़े हैं, आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। इसी तरह से आप किसी भी ऑफिस या कार्यालय में जाते हो, पीएन से कोई काम निकलवाना हो तो आपको 50-100 रुपये देना पड़ेगा। और भारतीय जो इसके लिए भ्रष्टाचार के लिए शब्द यूज किया जाता है वह सेवा पानी करना, चाय पानी का प्रोग्राम करना। भी आप हमारा ये काम कर दीजिए, सेवा पानी कर देंगे, चाय पानी कर देंगे, या फिर कोई उपहार दे देंगे। तो किसी भी प्रलोभन में आकर एक पक्ष का हित करना और दूसरे का अहित करना भ्रष्टाचार कहलाता है, जो कि हर क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर विद्यमान है। इस लेक्चर के अंदर हम विस्तार से जानेंगे। तो हम इसमें डिटेल से जानते हैं भी भ्रष्टाचार क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। विश्व के सभी समाज भ्रष्टाचार से पीड़ित है, केवल अकेला भारत पीड़ित नहीं है। सभी समाजों में भ्रष्टाचार विद्यमान है। और अमेरिका जैसे समृद्ध देश में बहुत वर्ष पहले एक कैनेडी नामक राष्ट्रपति की एक बेरोजगार युवक ने हत्या कर दी थी भ्रष्टाचार के कारण। भाई भतीजावाद था, वो योग्य था, परंतु वो सरकार का जानकार नहीं था, सरकार के लोगों का जानकार नहीं था, इसीलिए उसके रोजगार नहीं दिया गया। और ये भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं है कि एक साधारण से व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के कारण एक विश्व के सबसे समृद्ध देश के राष्ट्रपति की या राष्ट्र प्रमुख की हत्या की थी। तो केवल भारत के अंदर भ्रष्टाचार विद्यमान नहीं है, भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें और भी गहरी है। जिस प्रकार बड़े बड़े नेताओं
और उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के नाम भ्रष्टाचार से जुड़ने लगे हैं, उसे देखकर लगता है 21वीं शताब्दी में भ्रष्टाचार को रोकना और भी कठिन होगा। आज न जाने कितने विधायक, कितने एमपी या सांसद, कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्रियों के नाम बड़े बड़े घोटालों में शामिल रहे हैं, वो शक के दायरे में रहे हैं, उनके ऊपर जांच की जा रही है। यदि जांच स्वतंत्र और राजनीति से परे होकर हो तो निसंदेह वो कटघरे में खड़े हो जाएंगे, परंतु नामुमकिन लगता है। राज्य और केंद्र के उच्च नेताओं को सामान्यतः हमने ये कहते हुए तो सुना ही है कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध करना है, भ्रष्टाचार नामक लड़ाई, बुराई के विरुद्ध लड़ना है, भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। फिर भी हमारे देश में निरंतर इस भ्रष्टाचार रूप, हमारा जो देश है वो निरंतर इस भ्रष्टाचार रूपी दलदल में धंसता जा रहा है। आज एक योग्य व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जबकि एक अयोग्य व्यक्ति किसी न किसी का प्रलोभन लेकर सरकारी सेवा में आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति, निकम्मा और नालायक व्यक्ति, जिसने सर्टिफिकेट भी खरीदी पैसे देकर, शैक्षणिक भ्रष्टाचार, बीए एमए की डिग्रियां खरीदी, कंपटीशन टेस्ट पास किया पेपर आउट करके, नकल करके या कोई अन्य गैरकानूनी तरीके से, इंटरव्यू में सफल हुआ पैसे देकर, ऐसा व्यक्ति जब सार्वजनिक पद पर आएगा तो उस व्यक्ति से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों का चूना लगाकर जब अपने देश से फरार हो रहे हैं, और कोई तो कहीं पर कोई मुख्यमंत्री सरकारी भूमि को कौड़ियों के भाव खरीद कर निजी प्रयोग में लाता है, तो कहीं सार्वजनिक इमारत या पुल या सड़क उद्घाटन से पूर्व ही टूट जाती है। विधायक या सांसद को किसी विशेष दल का समर्थन करने के लिए मंत्री पद या पैसों का प्रलोभन दिया जाता है, तो कहीं एक चौकीदार द्वारा फाइल संख्या बताने पर 50 रुपये तक की मांग की जाती है, तो वहीं लाखों रुपए लेकर एक नालायक व निकम्मे व्यक्ति को उच्च जिम्मेवारी वाले पद पर नियुक्ति दे दी जाती है, तो वहीं एक योग्य व ईमानदार व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाकर यह तमाशा देखता रह जाता है। यही भ्रष्टाचार है, यही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। चारा घोटाला हमने सुना होगा, उसमें चारा घोटाला करने वाले बड़े नेता को, मुख्यमंत्री को सजा तक हुई, लेकिन जब वो सजा काटते हैं तो भी वहाँ पर भी वो अय्याशी का जीवन यापन करते हैं। इसके साथ साथ जो कम अपराधी है वो भ्रष्टाचार करके भी जेल से भी इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो जेल में बैठे चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं, तो वो देश का भला क्या करेंगे। विचारणीय प्रश्न है यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करप्शन, सरल शब्दों में भ्रष्टाचार का अर्थ रिश्वत कार्य है। भ्रष्टाचार का सीधा सा अर्थ है रिश्वत का कार्य, रिश्वत लेकर कार्य करना, पैसे लेकर कार्य करना। पैसे किस तरह से भी, एक तो सरकार काम के बदले पैसे दे ही रही है, एक जिस व्यक्ति का काम किया जा रहा है उससे भी पैसे लेना भ्रष्टाचार कहलाता है। अर्थात निजी लाभ के पद या सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून व समाज के मूल्यों का ह्रास होता हो, तो इसे भ्रष्टाचार कहता है। मतलब सामाजिक मूल्यों और कानूनों को निजी लाभ, अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन मूल्यों का उल्लंघन करना भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट का मतलब होता है नियमों विरुद्ध, आचार का मतलब होता है व्यवहार। अतः नियमों विरुद्ध व्यवहार या आचरण करना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से परिभाषित किया है। तो रॉबर्ट ब्रुक्स कहते हैं कि भ्रष्टाचार किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किया जाने वाला गैरकानूनी कार्य है। मूर्त लाभ पैसों का लालच हो गया, कोई भेंट हो गई, उपहार हो गया, कोई आभूषण हो गया, गहना हो गया, कोई जमीन के होगी। और अमूर्त लाभ भी बदले में कोई सरकारी नौकरी हासिल करना या उच्च पद हासिल करना। तो इस तरह से रॉबर्ट ब्रुक्स कहते हैं कि भ्रष्टाचार किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिए किया जाने वाला गैरकानूनी कार्य है। तो वहीं इलियट और मेरिल क्या कहते हैं, अपने तथा सगे संबंधियों, परिवार वालों व मित्रों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक या अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार कहलाता है। इसका तात्पर्य अपने पद पर रहते हुए अपने नज़दीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों विरुद्ध कार्य करना भ्रष्टाचार है। प्रोफेसर एस.डी. वर्मा के अनुसार किसी भौतिक या अभौतिक प्रलोभन, भौतिक का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, अभौतिक का मतलब कोई सेवा हो सकती है बदले में,
प्रलोभन से प्रेरित होकर अपने पद की गरिमा व मूल्यों के विरुद्ध कार्य करना भ्रष्टाचार कहलाता है। इसका मतलब पद की गरिमा, अपना जो पद है, जो जनता की सेवा करने का पद है, वह मूल्य और अपने पद के जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों के विरुद्ध कार्य करना भ्रष्टाचार कहलाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत व पारिवारिक हित के लिए अपने कर्तव्यों की अवहेलना, अनैतिक या गैरकानूनी कार्य करना भ्रष्टाचार है। इसके अंतर्गत गैरकानूनी रूप से कमाई करना, बेईमानी करना, छल कपट करना, धोखेबाजी करना, जालसाजी करना, अनैतिकता करना, रिश्वतखोरी, चोरी, ये सब भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार का तात्पर्य अपने पद के मूल्यों, नियमों के विरुद्ध कार्य करना है। तो उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आचरण या व्यवहार के नैतिक प्रतिमानों का सामाजिक जीवन में भ्रष्ट होना ही भ्रष्टाचार है। जैसे मान लीजिए एक पुलिस वाला है, वो वेश्यागमन करता है, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, परंतु वो वेश्यागमन करता है और बदले में अपने पद के अनुसार उसको कोई लाभ देता है, तो फिर वो सार्वजनिक रूप से करप्टेड हो गया, सार्वजनिक हितों का नुकसान हो रहा है, तो वो फिर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। भ्रष्टाचार केवल उन्हीं व्यक्तियों के पथभ्रष्ट आचरण को भ्रष्टाचार कहा जाएगा जो सार्वजनिक पद हासिल किए हुए हैं, जैसे शिक्षक, चिकित्सक, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी, राजनेता आदि। और भ्रष्टाचार के उद्देश्य अनेक होते हैं, जैसे लाभ प्राप्त करना हो सकता है, अपने प्राणों की रक्षा करना हो सकता है, अपने चहेतों को कोई लाभ पहुंचाना या नौकरी दिलाना हो सकता है, किसी के दबाव में आकर कोई कार्य करना हो सकता है। तो ये सब अलग अलग उद्देश्य होते हैं भ्रष्टाचार के। अब हम एरियाज और टाइप ऑफ करप्शन के बारे में पढ़ते हैं भी, भ्रष्टाचार के कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से प्रकार है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं तो करप्शन इन एजुकेशन, शिक्षा में भ्रष्टाचार, शिक्षा में भ्रष्टाचार है उसके चलते जातिवाद के कारण अपात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर्स है, वो उसकी खुद की जाति का है, तो उसको हो सकता है वो प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षाओं में अधिक अंक दे, असाइनमेंट में अधिक अंक दे। इसके साथ साथ शिक्षा के अंदर, विशेषकर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि इसमें डोनेशन, बहुत सारे स्कूलों में डोनेशन के आधार पर एडमिशन होते हैं, और जो बुक्स है वो प्राइवेट स्कूल हर साल चेंज कर देते हैं ताकि वो दूसरे बच्चे उन किताबों को प्रयोग न कर सकें, और बुक सेलर के साथ उनका कमीशन सेट होता है, यूनिफॉर्म वालों के साथ कमीशन सेट होता है। तो ये एजुकेशन में भ्रष्टाचार है। और इसके साथ साथ शिक्षा है वो खरीदी जा रही है। आप एमए की डिग्री खरीद कर ले आइएगा, जैसे हरियाणा में बहुत सारे पीजीटी सेलेक्ट हुए थे, उनका अभी भी केस चल रहा है क्योंकि वो उनकी सर्टिफिकेट खरीदी गई थी। और शर्म की बात तो ये है कि वो वकील खड़े करके केस भी लड़ रहे हैं अपना, जबकि उनको उस सब्जेक्ट का, उस सर्टिफिकेट का ज्ञान भी नहीं है। और ऐसे टीचर यदि डिपार्टमेंट में आ गए तो डिपार्टमेंट का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, हम सब समझ रहे हैं। तो सर्टिफिकेट खरीदी जाती है, उसके बाद शिक्षा, जो जॉब हासिल की जाएगी वो भी प्रलोभन के आधार पर जॉब हासिल की जाएगी। तो शिक्षा में भ्रष्टाचार लेकर है का मतलब है भी पैसे देकर पास होना, पैसे देकर अंक बढ़वाना, पैसे देकर एडमिशन करना, या फिर कॉलेजों महाविद्यालयों में ये भी देखने में आया है कि जो अपने चहेते हैं, उन अपने चहेतों को, अपनी जाति के लोगों को एडमिशन दिलाने के लिए मेरिट तक के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ये शिक्षा में भ्रष्टाचार है। राजनीति में भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, करप्शन इन पॉलिटिक्स। इसके अंदर क्या होता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जाति और धर्म के नाम पर दंगे फसाद किए जाते हैं, और सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक जाया जाता है, कोई भी गैरकानूनी तरीका अपनाया जाता है। इसके साथ साथ सरकार को बनाए रखने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त तक की जाती है, उनको मंत्री पद का प्रलोभन दिया जाता है। राजनीतिज्ञ लोग अपने चहेतों को नौकरी प्रदान करते हैं। अपनी राजनीतिज्ञ लोग हैं ये अपने पद पर रहते हुए जघन्य घोटाले भी करते हैं, जैसे बोफोर्स घोटाला हुआ, शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। तो ये जो सब घोटाले हैं ये राजनीतिक लोगों के द्वारा किए जाते हैं,
तो राजनीति में भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है, और जब तक राजनीति का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता तब तक अन्य राजनीति और शिक्षा में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता, अन्य जगह पर भ्रष्टाचार समाप्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ राजनीति में भ्रष्टाचार का एक बिंदु हम ये भी देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो शराब या पैसे के लालच देकर लोगों से वोट प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, मशीनें तोड़ी फोड़ी जाती है, जो वोट है उनको लूटा जाता है या कैप्चर किया जाता है और वहाँ पर अपनी मन मर्जी से वोट डलवाए जाते हैं किसी दबाव के कारण। तो ये राजनीति में भ्रष्टाचार है। चिकित्सा सेवाओं में भ्रष्टाचार, डॉक्टर हैं वो जान बचाने वाले होते हैं न कि जान लेने वाले, परंतु चिकित्सा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है वो व्याप्त है। जैसे अवैध रूप से गैरकानूनी तरीके से कन्या भ्रूण हत्या करना, भ्रूण का पता लगाना, क्योंकि बिना डॉक्टर की सहायता की ये कार्य नहीं हो सकता, और झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर देना, झूठे प्रमाण पत्र बना कर देना, झूठे फिटनेस सर्टिफिकेट बना कर देना, या फिर जो विकलांगता के सर्टिफिकेट है वो झूठे बना कर देना। इसके साथ साथ जो चिकित्सा डॉक्टर का जो कोर्स किया जाता है उसमें एडमिशन होता है, तो उस एडमिशन के समय में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जो डॉक्टर हैं वो अपनी, जैसे सरकारी डॉक्टर हैं वो सरकारी सेवा पर ध्यान न देकर अपने घर में या प्राइवेट क्लिनिक पर ज़्यादा ध्यान देना, लोगों से अधिक फीस वसूलना, अपने सरकारी जो मशीनें उनको ख़राब कर देना, और टेस्ट है वो बाहर से महंगे महंगे टेस्ट लिख कर देना, और उन लोग बाहर जो लैब्स वगैरह उनके साथ सेटिंग रखना, मेडिकल स्टोर के साथ अपना कमीशन रखना। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रष्टाचार, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, क्योंकि उनके पास सीमित शक्तियाँ होती है। असीमित शक्तियाँ होने के कारण वो किसी भी व्यक्ति को उसमें धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, गलत लोगों को ठेका दे सकते हैं, उनसे वो अधिक कई जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हफ्ता भी वसूलते हैं, महीना भी वसूलते हैं, महीना बांध कर रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कार्य लोक सेवा करना है, जन कल्याण करना है, परंतु वो अपनी सेवा के बदले में अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, और अजनबी लोग हैं उनसे वो पैसे लेकर काम करते हैं, गलत को सही और सही को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा करप्शन है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, क्योंकि प्रतियोगिता ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, और पोस्ट कम है, पद कम है। तो पद कम होने के कारण, बेरोजगारी अधिक होने के कारण जो जो नौकरी है वो अपने तो या तो अपने चहेते भाई भतीजावाद चलेगा, अपने चहेते लोगों को दी जाएगी, या फिर नौकरी हासिल करने के लिए बहुत लाखों रुपए देने पड़ेंगे, और जब लाखों रुपए देने पड़ेंगे तो फिर योग्य व्यक्ति है वो तो रह जाएगा, और अयोग्य व्यक्ति उस पद के ऊपर पहुंच जाएगा। अयोग्य व्यक्ति पद पर पहुंचने के कारण क्या होगा? सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। जैसे हमने पहले ही आपको बताया था कि एक व्यक्ति है जिसने सर्टिफिकेट्स हैं, फर्जी सर्टिफिकेट खरीद लिए सारे, पेपर आउट करके आदि, इसके माध्यम से उसने कंपटीशन टेस्ट पास कर दिया, पैसे देकर इंटरव्यू पास कर दिया और एक टीचर बन गया। तो वो देखिए अपने जीवन में कितनी पीढ़ियां बर्बाद करेगा, कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगा। तो सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार है, इसमें भाई भतीजावाद है, पैसों का लेन देन इसके अंदर होता है, योग्य व्यक्ति की योग्यता के साथ खिलवाड़ होता है। व्यापारियों में भ्रष्टाचार, करप्शन अमंग बिजनेसमैन, व्यापारी टैक्स चोरी करते हैं, पेटेंट और ट्रेडमार्कों की चोरी करते हैं, श्रम संबंधी अधिनियमों का उल्लंघन करते हैं, नकली दवाइयाँ बेचते हैं, मिलावट करते हैं, चोरी के माल को खरीदते हैं, किसी वस्तु का स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसकी कमी आने पर उसका रेट बढ़ा देते हैं, कालाबाजारी करते हैं। तो ये सब व्यापारी क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार है। वकीलों में भ्रष्टाचार, करप्शन अमंग एडवोकेट्स, वकीलों के अंदर भी भ्रष्टाचार विद्यमान है। देखिए ये हम वकीलों में, प्रशासनिक अधिकारियों में, चिकित्सा सेवाओं में, इन सभी में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भ्रष्टाचारी है। कुछ एक गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वरना अपने सिस्टम के अंदर भी आज भी
प्रदीप कासनी और अशोक खेमका जैसे व्यक्ति है जो विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी अपने नियमों और अपने मूल्यों, अपनी ईमानदारी पर आज भी अडिग है। वकील मोटी फीस लेकर अपराधी या फिर जो उनका मुवक्किल है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, सबूतों को बदलवाते हैं, पुलिस को अपने पक्ष में करते हैं, झूठी गवाहियाँ तैयार करवाते हैं, तारीख बदलवाते हैं, नकली कागज़ तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया से वो जज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और मनचाही तारीख लेते हैं और मुकदमे को लंबा खींचकर अधिक से अधिक अपने मुवक्किल से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। जबकि वकील का कार्य क्या होना चाहिए? सही को सही साबित करे और गलत को गलत। परंतु वकील का कार्य क्या है? भी जितना ज़्यादा पैसा देगा उतना ही गलत को सही साबित किया जाएगा। भ्रष्टाचार का तात्पर्य क्या है? भी सही काम करने के लिए पैसे लेना, सही काम करने के लिए पैसे लेना और गलत काम करने के लिए भी पैसे लेना। न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार, न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार नगण्य है, लगभग न के बराबर है। फिर भी कुछ एक न्यायाधीशों को हमने देखा है कि वो अपने बच्चों को गलत तरीके से न्यायाधीश बनाने की कोशिश करते हैं, पेपर आउट करवाते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर भी एक केस हुआ था। इसके अलावा वो राजनीतिक प्रलोभन में आकर या फिर अन्य किसी पद के प्रलोभन में आकर भी अपने निर्णय को बदलते हैं या फिर निर्णय को लटकाए रखते हैं या किसी अन्य प्रलोभन के कारण किसी विशेष पार्टी के पक्ष में भी वो निर्णय देते रहे हैं। तो न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार है वो लगभग न के बराबर है, कम है, अधिक नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, करप्शन इन रिलीजियस एरियाज, धार्मिक क्षेत्र में मंदिरों में, मठों में आदि जगहों पर भी भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ पर लड़कियाँ, युवतियाँ, महिलाओं, इनका जो पुजारी है, साधु संत है, उन जैसे लोगों के द्वारा उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। इसके साथ साथ वो घर घर जाकर उस धार्मिक संस्था के वेलफेयर के लिए चंदा इकट्ठा भी करते हैं और फिर उस चंदे का वो गलत उपयोग करते हैं या फिर उसको डकार जाते हैं। ऐसे साधु संत ये अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, ये नशाखोरी भी करते हैं, वेश्यागमन भी करते हैं। तो ये धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। हमने पहले भी कहा है कि सभी भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन कुछ एक भ्रष्टाचारी होते हैं। जैसे धार्मिक क्षेत्र के अंदर हमने इंडिया के अंदर देखा, हरियाणा के अंदर देखा, राजस्थान के अंदर देखा कि बड़े बड़े जो संत थे जिनके करोड़ों फॉलोवर थे वो यौन शोषण में जेल में पड़े हैं। तो ये धार्मिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार है। व्यावहारिक जीवन में भ्रष्टाचार, करप्शन इन डेली प्रैक्टिकल लाइफ। दूसरा, दैनिक जीवन में भी भ्रष्टाचार है। हम अपने काम, प्रत्येक व्यक्ति अपने काम से चोरी करता है। थोड़ा सा यदि काम निकलवाना है तो हम जल्दी से काम करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे 50 या 100 रुपये उसके पीछे लग जाए। एक समय था जब रिश्वत को एक बहुत बड़ा अपराध, सामाजिक अपराध माना था, समाज स्वीकार नहीं करता था और जिस व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया उसको घृणा की नज़र से देखा जाता था। आज व्यक्ति गर्व महसूस करता है, किसी को बताते हुए पूछता है भी आपका क्या काम है, तो व्यक्ति क्या कहेगा भी जॉब मेरी सैलरी जैसे 90,000 रुपये, काम तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने निकम्मेपन को गर्व समझता है। ये भ्रष्टाचार ही तो है, और क्या है। दूसरा, व्यक्ति को ये भी कहते हुए सुना है भी 50,000 रुपये तो मेरी सैलरी है और लगभग 50-60 हज़ार ऊपर के पड़ जाते हैं। ये ऊपर वाली आमदनी है ना, ये भ्रष्टाचार है और उसको आज के संदर्भ में व्यक्ति गर्व के साथ बता रहा है और दूसरे उसकी बात को देखकर खुश भी हो रहे हैं। तो डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में भी भ्रष्टाचार है। नैतिक मूल्यों में भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। पहले जो एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे को मान सम्मान की अच्छी नज़र से देखा जाता था, वो उन मूल्यों में परिवर्तन आए हैं। अब हम धार्मिक संस्थाएं और शिक्षण संस्थाएं, अन्य जो सामाजिक सार्वजनिक संस्थाएं थी, उन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते थे, वहाँ पर भी गैर कानूनी कार्य होने लगे हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन में भ्रष्टाचार, स्थानीय स्वायत्त शासन में भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है। यहाँ पर जो चुनाव, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, तो उन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में क्या होता है, शराब के माध्यम से या पैसों के माध्यम से, अन्य किसी भी तरीके से वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक के उच्च अधिकारी है या फिर राजनीति, उन लोगों को पैसे देकर ग्रांट ली जाती है, ठेके लिए जाते हैं या फिर ठेके पर चीज़ें दी जाती है।
तो ये स्थानीय स्वायत्त शासन में भी करप्शन है। मीडिया व भ्रष्टाचार, जो मीडिया है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार विद्यमान है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं टीवी के अंदर आज कितने चैनल जिन पर हम पूरे विश्वसनीयता के साथ कह सकते हैं भी ये सच्चाई दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, क्योंकि किसी न किसी पॉलिटिकल प्रलोभन के कारण, अपने किसी न किसी लाभ के कारण सूचना को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, और जब उस समाचार की उन्हें कीमत मिल जाए तो फिर उस समाचार को दिखाना वो बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कंप्यूटर पर, टीवी पर, इंटरनेट पर अश्लील कितने जो कार्यक्रम चल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट देखिए, मसूरी देखिए, उसमें कितनी अश्लीलता है। अश्लीलता का तात्पर्य जो पेरेंट्स और बच्चे एक साथ बैठकर उस एडवर्टीजमेंट को नहीं देख सकते। अर्धनग्न कपड़ों में, अर्धनग्न अवस्था में प्रिंट मीडिया के अंदर भी एडवर्टीजमेंट आती है। इसके साथ साथ अश्लील चैटिंग करना या फिर पोर्न साइट्स है, ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। तो ये सब मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार का प्रतीक है। मीडिया को चाहिए कि जो चीज़ जैसी है उसको वास्तविक रूप में दिखाया जाए। इसके पश्चात कॉजेज ऑफ करप्शन, इसके कारण क्या है? भ्रष्टाचार के कारणों की जब हम चर्चा करते हैं, मूल्यों का पतन सबसे पहला कारण है कि हमारे मूल्यों का पतन हुआ है। पहले जो हमारे मूल्य थे, सत्य, ईमानदारी, जन कल्याण, सहयोग के जो मूल्य थे, उन मूल्य में परिवर्तन आया है, उन मूल्यों का पतन हुआ है। हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र जैसे ईमानदार व्यक्ति हुए हैं, जिसने अपनी ईमानदारी के आगे अपने पूरे परिवार, किसी को कोई महत्व नहीं दिया। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो अपनी ईमानदारी से नहीं डिगे। तो मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण जो जियो और जीने दो का मूल्य था, वो मूल्य परिवर्तित हो गया और अब नया मूल्य बन गया, खाओ और खाने दो। किसी भी काम के बदले में उपहार लिए जाते हैं, गिफ्ट लिए जाते हैं, या अन्य किसी तरह से वस्तुएं स्वीकार की जाती है। असीमित भौतिक आवश्यकताएं, व्यक्ति की आवश्यकताएं थी रोटी, कपड़ा और मकान, परंतु दूसरे लोगों को देखकर, धनी लोगों को देखकर उसकी आवश्यकताएं असीमित हो गई। अब वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो भी चाहता है उसके पास एक बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ियां हो, अच्छा विलासितापूर्ण जीवन हो, बहुत सारे पैसे हों, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, परंतु उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि वो इन असीमित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। फिर वो क्या करता है, उन असीमित भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है और गैरकानूनी रूप से पैसे प्राप्त करता है, लोगों से पैसे प्राप्त करता है। गरीबी गरीबी जो जो देश जितने ज़्यादा गरीब है, उनमें उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक तो गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई, दोहरी मार। महंगाई अधिक होने के कारण और तनख्वाह कम होने के कारण व्यक्ति अब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी नहीं कर पाता है, अब बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, और फिर वो गैरकानूनी तरीके से पैसे प्राप्त करता है, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का जन्मदाता है। बड़ी अच्छी लाइन है। 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेके पकड़े गए, 50 लाख रुपए रिश्वत के देकर छूट गए, केस रफा दफा। 8 लाख रुपए देकर नौकरी लगे, और जब नौकरी जॉब में आ गए, मान लीजिए 8 लाख रुपए देकर पुलिस की नौकरी हासिल की, तो अब उस पुलिस की नौकरी हासिल करने के पश्चात उसकी सैलरी तो कम है, जिससे 8 लाख का इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होता। तो फिर वो क्या करे, 8 लाख रुपए पूरे करने के लिए करप्शन करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, लोगों से पैसे लेगा। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार का जन्मदाता होता है। कानून का लचीलापन, भ्रष्टाचार को फैलने में एक कारण ये भी है कि भारतीय जो कानून है बहुत लचीले हैं। इसमें अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। उन्हें पता है भी एक छोटा सा केस ही तो चलेगा, और उसका निर्णय नहीं होना लंबे समय तक चलता जाएगा, और तब तक कहीं न कहीं पैसे देकर जुगाड़ बिठाकर बरी हो जाएंगे, मतलब केस खारिज। तो कानूनों का लचीलापन, कानूनों के प्रति अज्ञानता। भारतीय लोग हैं अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं, वो गरीबी की हालत में जी रहे हैं, तो वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में खोए रहते हैं, या अपनी मेहनत या मजदूरी पर ही अपना ध्यान फिक्स करते हैं, वहीं पर वो लगे हुए होते हैं। उन्हें कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए जैसे तैसे उनका काम निकले वो अपना काम निकालना पसंद करते हैं। तो यह भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। अधिकारियों व कर्मचारियों के पास असीमित अधिकार, जो अधिकारी है, जो कर्मचारी, उनके पास अधिकार है वो असीमित है। असीमित अधिकारों के कारण वो अपने पद का दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे छोटे से छोटे अधिकारी खाद्य निरीक्षक हैं,
मान लीजिए, उसका यदि एग्जाम्पल लें तो वो बहुत बड़े बड़े से बड़े धनी व्यक्ति को, बड़े से बड़े व्यापारी को डरा धमका सकता है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति उसके आशानुरूप उसे वस्तुएं या भेंट नहीं देता है तो उसको मिलावट के केस में वो आसानी से फंसाकर जेल भिजवा सकता है। तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जिनके पास ऐसे सीमित अधिकार हैं, फिर वो अपने पद का दुरुपयोग करके अपने जो उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको डरा धमका कर उनसे महीना वसूलते हैं, सप्ताह वसूलते हैं या फिर रिश्वत या उपहार लेते हैं। कर्मचारी संगठन, अब देखिए ऐसे व्यक्ति एक महीना लेते हैं मान लीजिए, तो जब वो महीना लेना शुरू कर देते हैं, जिस व्यक्ति से महीना ले रहे हैं वो व्यक्ति फिर चाहे कितनी गैरकानूनी काम करो उसको रोकेंगे नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि वो महीना वहाँ पर जाकर दे के आ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार और बढ़ता है इस हिसाब से। कर्मचारी संगठन, विभिन्न कर्मचारी संगठन बनाए गए। इन कर्मचारी संगठनों का उद्देश्य था यदि कर्मचारियों के हितों पर किसी तरह का कोई आंच आए, कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाए, उनके हकों पर चोट की जाए, तो वो संगठित होकर उनके विरुद्ध लड़ेंगे। परंतु जब कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाता पाया जाता है तो यही कर्मचारी संगठन उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और सरकार पर पैसे दे, सरकार पर प्रेशर डालकर, दबाव डालकर उसको बाहर निकलवाने या फिर बरी करवाने की कोशिश करता है, उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। राजनीतिक दिशाहीनता, राजनीति सबसे बड़ा कारण राजनीति का दिशाहीन होना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ समय तक तो भारतीय राजनीतियाँ वो ठीक ठाक रही, परंतु धीरे धीरे भारतीय राजनीतियाँ वो दूषित होती गई। आज वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जाति और धर्म या क्षेत्र के आधार पर दंगे फसाद करवाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो सरकार जब चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति को जनता ने चुना, वो किसी विशेष पार्टी के लिए चुना, लेकिन दूसरी पार्टी के पास सीट कम रह गई तो उस पार्टी ने उसको मंत्री पद का प्रलोभन दे दिया, अन्य प्रलोभन दे दिया और उसके साथ जाकर मिल गया। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। जनता तो ठगा हुआ महसूस करती है अपने आप को भी, हमने पार्टी किसी को वोट दिया और जाकर वो कहीं पर मिल गया। इसके साथ साथ जो राजनीतिज्ञ हैं ये अपने चहेते लोगों को उच्च पदों पर आसीन करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, निकट संबंधियों को उच्च पदों पर आसीन करते हैं। ये मंत्रियों तक को प्रलोभन, विधायक या सांसद तक को प्रलोभन दिया जाता है, जिसके कारण वो जब सरकार के पक्ष या विपक्ष में वोट होते हो तो जैसा उनको कहा जाए उसी तरह से या तो अनुपस्थित रहेंगे या सरकार के खिलाफ करेंगे या सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। शराब या अन्य प्रलोभन के कारण वोट खरीदे जाते हैं। सरकार है वो बड़े, सरकार या राजनीतिक पार्टियां हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से कमीशन लेती है और बदले में उनको पूरी छूट देती है जनता को लूटने की। तो ये भ्रष्टाचारी है। गलत बिल भी पास किए जाते हैं, गलत लोगों का साथ दिया जाता है और सड़कें जाम होती है, रोड जाम होती है, रेल रोकी जाती है, आम जनता परेशान होती है। तो ये राजनीतिक दिशाहीनता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार का परिणाम है। महत्वाकांक्षा, उच्च महत्वाकांक्षा भी भ्रष्टाचार को पैदा करती है। भी व्यक्ति अधिक से अधिक तमन्ना रखेगा भी ये वस्तुएं मेरे पास होनी चाहिए, ये वस्तुएं मेरे पास होनी चाहिए, फिर अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वो फिर करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है। नशाखोरी, व्यक्ति नशाखोरी करता है और जब नशाखोरी करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और फिर उन पैसों के लिए वो अपने पद पर रहते हुए गैर कानूनी तरीके से पैसे प्राप्त करेगा। लाल फीताशाही, लाल फीताशाही का तात्पर्य यह है कि फाइल को लटका कर रखना, किसी काम की फाइल है उसको लटका कर रखना और उसको तब तक आगे न चलाना जब तक रिश्वत रूपी टायर उसके न लगा दिए जाएं। मतलब कार्य में अनावश्यक देरी करना, फिर व्यक्ति मजबूर होकर अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देता है। धार्मिक मूल्यों का पतन, धार्मिक मूल्यों का पतन हुआ, जो कि एक दूसरे के सहयोग, किसी का दिल न दुखाना, पाप न करना, बेईमानी न करना, चोरी न करना, ये जो मूल्य थे इन मूल्यों का पतन हुआ। और आज स्वयं धार्मिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार मौजूद है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, ईमानदार अफसर की दुर्दशा, ईमानदार अफसर की दुर्दशा होती है।
यदि वो सरकार के विरुद्ध चले, अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहे, सरकार या दूसरे व्यक्ति उनको कहे अनुसार कार्य न करे, तो या तो उनको किसी एक्सीडेंट में मार दिया जाता है, या उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, या बार बार उनके तबादले किए जाते हैं, जैसे हरियाणा में अशोक खेमका और प्रदीप कासनी के केस हम देख ही रहे हैं। निष्पक्ष व प्रभावी जांच तंत्र का अभाव। ऐसे सिस्टम जो करप्शन में या रिश्वतखोरी में पकड़े गए हैं, उन पर निष्पक्ष व प्रभावी जांच तंत्र का अभाव है। जो जांच बैठेगी, वो जो जांच करने वाले व्यक्ति है, वो या तो उसके जानकार होंगे, या उसके साथी होंगे, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर में उनकी जांच है वो प्रभावित होगी, मतलब वो निष्पक्ष नहीं होती है। जैसे कई बार तो ऐसे भी सुनने में आया कि एक व्यक्ति ने करप्शन किया, तो उसके नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को जांच अधिकारी बनाकर भेजा जाता है, तो वहाँ पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जातिवाद भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है, जातिवाद या सांप्रदायिकता। क्योंकि जैसे मान लीजिए जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, और जिस जाति का इंटरव्यू लेने वाला है उसी जाति का यदि इंटरव्यू देने वाला आ गया, तो वो उसका पक्ष करेगा। ये जातिवाद है। अपनी जाति के लोगों के लिए नियमों को तोड़कर कार्य किया जाता है, तो जातिवाद है, वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। खर्चीली व दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली। भारतीय चुनाव प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली है, बहुत ज़्यादा महंगी है, दोषपूर्ण तो है ही है। तो जब एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो चुनाव में लाखों रुपए चाहिए, तो लाखों रुपए उसने खर्च किए, ज़मीन जायदाद बेचकर उसने खर्च किए, किसी से उधार लेकर खर्च किए। जब वो चुनाव जीत जाता है, तो फिर वो उन रुपयों को पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये खर्चीली प्रणाली होने के कारण भी भ्रष्टाचार है वो पनपता है। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था भी भ्रष्टाचार का कारण है, क्योंकि मुद्रा है उसको छुपाना आसान है। मुद्रा को छुपाना आसान है, उसको लेना आसान है, स्वीकारना आसान है। यदि मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था न होती, तो बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते, ज़मीन जायदाद दी जाती, तो वो फिर दिखाई देते, उनको स्वीकारना इतना आसान नहीं होता। शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा दर कम है, अशिक्षित लोग हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, महिला वर्ग में। और शिक्षा का अभाव होने के कारण उन्हें नियमों की जानकारी नहीं होती। उन्हें यही पता नहीं होता कि जो पैसे हम दे रहे हैं वो सही है गलत है। उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि जो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में उसकी रिसिप्ट लें, रसीद लें उसकी। तो शिक्षा का अभाव भी भ्रष्टाचार का कारण है। बेकारी या बेरोजगारी भी भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है, क्योंकि जॉब के लिए पैसे दे रहे हैं, लाखों रुपए नौकरी प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पद तो कम है, चाहने वाले ज़्यादा हैं। यदि ऐसा होता कि बेरोजगारी होती नहीं, तो नौकरी के अंदर भ्रष्टाचार होता ही नहीं। तो बेकारी भी भ्रष्टाचार का एक कारण है। अब अपर्याप्त वेतन, जो वेतन मिलता है वो कर्मचारियों को कम मिलता है, और वेतन, महंगाई अधिक है और वेतन कम है, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर वो गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं। अधिक प्रतिस्पर्धा। आज के समय में कंपटीशन अधिक है, चाहे कोई ठेके का काम लेना हो, या फिर कोई नौकरी हासिल करनी हो, या फिर शिक्षक कहीं पर एडमिशन लेना हो, तो प्रत्येक जगह पर प्रतियोगिता अधिक है। और प्रतियोगिता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि अधिक प्रतियोगिता होने के कारण जो अधिक प्रलोभन देगा, अधिक धन दौलत देगा, वो तो सिलेक्ट हो जाएगा और दूसरा रह जाएगा। ये कुछ एक कारण थे। अब इविल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, इसके बुरे प्रभाव क्या पड़ेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार का जो पहला बुरा प्रभाव पड़ेगा वो लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का तात्पर्य ये है कि काम में देरी होगी, जल्दी काम नहीं होगा, जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे काम नहीं किया जाएगा। कीमतों का बढ़ना, इससे कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि जो व्यापारी है वो वस्तुओं का स्टॉक कर लेंगे तो उनकी कमी आएगी तो कीमतें बढ़ा दी जाएगी, गैरकानूनी तरीके से वो स्टॉक कर लेंगे। योग्यता को निरुत्साहित, जो योग्य व्यक्ति है उसको व्यक्तिक विघटन तक हो सकता है, क्योंकि एक निकम्मा व्यक्ति जिसको कुछ भी पता नहीं है, वो सर्टिफिकेट खरीद कर, वो प्रलोभन देकर नौकरी हासिल कर गया, और एक जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की वो व्यक्ति पीछे रह गया। जैसे यदि हम बात करें एजुकेशन की, तो एमए का जब कोर्स किया जाता है, यदि यूनिवर्सिटी से रेगुलर पढ़कर हम कोर्स करें, तो बामुश्किल 60% नंबर आते हैं। और यदि डिग्री खरीद कर लें तो एमए की 90% की डिग्री मिल जाती है, और इस सिस्टम पर रोक भी नहीं लग रही है। तो इससे जो योग्य बच्चा है उसको निरुत्साहन होता है। नैतिक व सामाजिक मूल्यों का इसमें पतन होता है। अनैतिक कार्य होते हैं, सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य होते हैं, जिससे नियमहीनता आती है।
जिससे नियमहीनता आएगी, धार्मिक मूल्यों, नैतिक नियम मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का पतन होगा। समाज के लोगों में निराशा, इससे समाज के लोगों में निराशा की भावना पनपेगी, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी प्रशासन से, जो उम्मीद लगाई थी अपने बच्चों से, जो उम्मीद लगाई थी सरकार से, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएगी। तो लोगों का इन मूल्यों, सामाजिक, नैतिक या धार्मिक मूल्यों से भी विश्वास उठ जाएगा। नियमहीनता होगी। नियमहीनता का मतलब नियमों को तोड़ना, क्योंकि जो करप्शन, भ्रष्टाचार करेगा वो सामाजिक और कानूनी नियमों के विरुद्ध कार्य करेगा, तो इससे नियमहीनता की स्थिति पैदा हो जाएगी। स्थिरता व एकता को खतरा, जो भ्रष्टाचार है इसने स्थिरता व एकता को भी खतरा पैदा किया है। जैसे मान लीजिए राजनीति में भ्रष्टाचार है तो वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है, क्योंकि विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार बनाई जा सकती है, तो उनको प्रलोभन देकर सरकार गिराई भी जा सकती है। इससे लोगों के अंदर भी एकता नहीं पनप पाती, क्योंकि इससे समाज के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद जैसी बीमारियां फैल जाती है। कानून के प्रभाव में कमी, भ्रष्टाचार तभी फैलता है जब कानून निष्प्रभावी हो जाता है, कानून का प्रभाव नहीं रहता और कानून से लोगों का विश्वास उठ जाता है। कुछ एक लोग भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, और एक दूसरी तरफ वो हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचारी है वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जाते हैं, जबकि दूसरा पक्ष है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जाता है। तो इससे आर्थिक विषमता या आर्थिक असमानता की जो खाई है वो बढ़ती जाती है। अपराध में वृद्धि, भ्रष्टाचार के कारण अपराध में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक पुलिस वाला है, उसने जो एक कोई दूसरी जगह पर कोई अन्य गैरकानूनी काम कर रहे हैं उनसे महीना वसूलना शुरू कर दिया, तो वो निरंतर अपराध करते रहेंगे, उनको कौन रोकता है? क्योंकि उसके जो रक्षक हैं, जो रखवाले हैं, जो रोकने वाले हैं, उन्होंने तो उनसे पैसे लेकर उसको छूट दे दी। तो इससे निरंतर अपराध में वृद्धि होती है, अपराध बढ़ता है। सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, इससे विभिन्न सामाजिक समस्याएं पैदा हुई, जैसे दहेज प्रथा, इससे आत्महत्या, नशीले पदार्थों का सेवन, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, युवा तनाव, निर्धनता, भ्रष्टाचार जैसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हुई है। घटिया निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार के कारण जो सार्वजनिक चीज़ों का, संस्थाओं का निर्माण होता है, सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते हैं वो घटिया किस्म के होते हैं। जैसे एक ठेकेदार ने ठेका लिया पुल बनाने का, तो उसने जो ठेका देने वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मोटी रकम दी, तो फिर वो क्या करेगा, जब मकान जो पुल बनाना शुरू करेगा तो उसमें नकली चीज़ लगाएगा, सरिया, सीमेंट, बजरी क्रशर है वो गैर कानूनी तरीके से बेच देगा। तो वो जो उसमें जब नकली सामान लगाएगा तो उसकी गुणवत्ता डाउन होगी, और इसी कारण हमने देखा भी है भी बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे पुल, बहुत सारी बिल्डिंगें मकान बनने से पूर्व या उनके उद्घाटन से पूर्व ही टूट जाती हैं। देश की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव, जो भ्रष्टाचार है ये देश पर एक धब्बे के समान होता है, इससे पूरे विश्व के अंदर देश का जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, उस पर दाग लगता है। पारिवारिक विघटन, भ्रष्टाचार के कारण पारिवारिक विघटन भी होता है, क्योंकि एक ईमानदार बेटा है, यदि वो रिश्वत नहीं लेता है तो उसकी पत्नी या उसके बच्चे या फिर उसके माता पिता यदि चाहें कि वो अधिक से अधिक रिश्वत लें और वो लेता नहीं है, तो उस पर दबाव डाला जाएगा या उसको निकाल दिया जाएगा या फिर वो सुसाइड कर लेगा। दूसरा ये भी होता है कि कई बार व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है और उसके पत्नी, उसके माता पिता, उसके बच्चे ईमानदार होते हैं, और वो उन भ्रष्टाचार के पैसों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनमें भी आपस में तलाक वगैरह हो सकता है, मारपीट या मनमुटाव चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि पारिवारिक विघटन भी होता है। ईमानदार व्यक्ति या कर्मचारी का उत्पीड़न, इसमें ईमानदार जो व्यक्ति है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, जो सिस्टम का हिस्सा, इस भ्रष्टाचार वाले सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको तंग किया जाता है, बार बार उसके तबादले किए जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वास उठना, और भ्रष्टाचार के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य स्वतंत्रता, समानता पर आधारित है। इसमें योग्यता का मान सम्मान है, कानून सभी के लिए समान है, परंतु जो भ्रष्टाचार के कारण इन सभी मूल्यों के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी विश्वास उठता है। इरेडिकेटिंग सजेशंस ऑफ करप्शन, इसको कैसे रोका जाए, रोकने के लिए सुझाव, तो पहला इसके अंदर समान आचार संहिता, भी सभी कर्मचारियों के लिए एक समान आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए और सभी उनका सख्ती से पालन करें।
और सिटीजन चार्टर भी बनाया जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर बना हुआ भी है, लागू भी है, और लोगों को इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ सिटीजन चार्टर लगा हुआ मिलेगा आपको, जिस पर लिखा हुआ होगा भी ये काम कितने दिन में होगा, और उतने दिनों में यदि काम नहीं होता है तो आपकी उसकी शिकायत कहाँ पर करनी है। तो आपको रिश्वत देनी नहीं है हमें, सिर्फ वो सिटीजन चार्टर देखो, एप्लीकेशन दो, उनके रिसीट लो और घर आ जाओ। उतने दिन के बाद वापस जाओ, जो नंबर दिए गए उस नंबर पर कंप्लेन करो, तो अपने आप सिस्टम सुधर जाएगा। सख्त कानून व त्वरित कार्रवाई, जो कानून है उनको सख्त बनाए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत न्याय मिलना चाहिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि लोगों को कानून के बारे में अवेयरनेस हो, जागरूकता उसमें फैले, जन जागृति। भ्रष्टाचार के बारे में मीडिया को, गैर सरकारी संस्था को, सरकारी संस्थाओं को और पढ़े लिखे लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए भी। कौन से कार्य है वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं, उनके प्रति हमारे क्या क्या हक है और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। राजनीति में केवल पढ़े लिखे लोगों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आज हो क्या रहा है, अनपढ़ व्यक्ति विधायक या एमपी बन रहा है। अब उनको ज्ञान नहीं है, और उनको दिशा निर्देश कौन देगा, लोक सेवक देगा। तो लोक सेवक पर वो पूरी तरह से डिपेंड है, तो लोक सेवक जो है अपने लाभ के अनुसार उसको गाइड करेगा, तो इससे भ्रष्टाचार पनपेगा। परंतु यदि राजनेता है वो पढ़े लिखे हों, चारित्रिक रूप से सही हो, किसी तरह का कोई मुकदमा न चल रहा हो, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति जब होगी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, तो ही भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो राजनीति के अंदर स्वच्छ, ईमानदार, उच्च चरित्रवान लोगों को आना चाहिए, और लोगों को भी चाहिए कि जब वो वोट दें तो जाति धर्म के आधार पर वोट न देकर वो कैंडिडेट को देखकर वोट दे, इस पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, इसने कितनी समाज सेवा की है, कितना सुदृढ़ व्यक्तित्व का ये व्यक्ति है, ताकि अपराधी जो किस्म की प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पहले से ही सिस्टम से बाहर किया जा सके। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का अंत करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को पता है भी अपनी बेटी के लिए उन्हें दहेज भी देना है। उनकी जो सैलरी होती है उतनी सैलरी से वो दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाते, फिर वो पहले से ही गैरकानूनी तरीके से अधिक पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिख सकते हैं कि शिक्षा में भ्रष्टाचार भी खत्म करना चाहिए। शिक्षा इतनी जो महंगी शिक्षा कर रखी है वो नहीं, जैसे डॉक्टर इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो लाखों रुपए लगते हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर थोड़ा सा यदि अधिक प्रतिष्ठा वाला स्कूल है तो उस स्कूल के अंदर आप चले जाएंगे तो एक बच्चे की 10-10, 15-15 हज़ार रुपये पर महीने जो फीस उनकी ली जा रही है। तो इस सिस्टम को रोकना चाहिए ताकि जो कर्मचारी या अधिकारी या आम व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार से दूर रहें, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं, बच्चों के पालन पोषण की आवश्यकताएं जो वो कमा रहे हैं उनसे पूरी हो सके। संपत्ति की जांच, समय समय पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की संपत्ति की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चंडीगढ़ और पंचकुला में ऐसे व्यक्ति हैं बैठे हैं जिनकी सैलरी तो 25-25 हज़ार रुपये है और 1-1 करोड़ की कोठी में वो रह रहे हैं। तो इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। भी एक 30 हज़ार सैलरी वाला व्यक्ति 1 करोड़ की कोठी में कैसे रह सकता है, इसका मतलब उसने गैरकानूनी तरीके से धन कमाया है, पैसा कमाया है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। मीडिया को जैसे मीडिया के अंदर हम सिनेमा, सीरियल, सीआईडी, इस तरह के जो नाटक है, फिल्म है, इनमें देखते हैं कि वो अपराध करने के तरीके बताते हैं, किस तरह से अपराध किया जाए, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए, और फिर वही चीज़ लोग प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करते हैं। तो मीडिया को चाहिए भी भ्रष्टाचार के तरीके या फिर अश्लील साहित्य, अश्लील जो साइट है, इस तरह की सारी चीज़ें उन पर रोक लगाई जाए, केवल अच्छे मानवीय गुणों वाले कार्यक्रम ही दिखाए जाए, और मीडिया ईमानदार व्यक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करनी चाहिए, और जो वास्तविकता है वही चीज़ें लोगों के सामने रखें, न कि किसी प्रलोभन के कारण सूचना को तोड़ मरोड़ कर पेश करें। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होनी चाहिए, उन पर किसी तरह का राजनीतिक प्रेशर नहीं होना चाहिए। सीआईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, तो इन पर किसी तरह का भी जो प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। शिक्षित व योग्य राजनेताओं को चुनाव जिताना, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको संसद या विधानसभा में भेजने का काम है वो जनता का है। तो जनता के पास एक अवसर होता है
जनता को चाहिए योग्य और शिक्षित राजनेताओं को वहाँ पर भेजें ताकि वो अपना निर्णय खुद ले सके। लोक सेवक भी भ्रष्टाचार न कर सके, उनके ऊपर वो नियंत्रण स्थापित कर सके, क्योंकि भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और जब ऊपरी लेवल से भ्रष्टाचार खत्म होगा, मान लीजिए कि राजनेता ईमानदार हैं, तो एक पीएन की क्या हिम्मत की वो रिश्वत ले लेगा। सरकारी सेवाओं से मुक्ति, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल है उनको तुरंत सरकारी सेवाओं से निलंबित कर दिया जाना चाहिए, उसको टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए, और उसके सरकारी सेवाएं, बिजली पानी आदि की सेवाएं वो भी उनसे छीन लेनी चाहिए। कर्मचारियों की ईमानदारी व कर्तव्य परायणता की ट्रेनिंग, कर्मचारियों को, लोक सेवकों को ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों व कर्तव्य परायणता की समय समय पर इनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मानवीय गुणों का विकास, मानवीय गुणों का स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, सहयोग, प्रेम, ईमानदारी, इन मानवीय गुणों का लोक सेवकों में और कर्मचारियों में और आम जनमानस में इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार करना चाहिए ताकि वो अंक प्रधान न होकर मानवीय गुणों पर भी फोकस करें। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई से संबंधित विशेष अदालतों की व्यवस्था, सरकार को चाहिए कि करप्शन से संबंधित, भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत हो ताकि तुरंत फैसला हो सके, तुरंत न्याय दिया जा सके। उचित वेतन, कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार उचित वेतन भी देना चाहिए ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और भ्रष्टाचार से दूर रहे। निर्धनता व बेकारी को खत्म करना, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए, ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि निर्धनता और बेकारी कम हो। निर्धनता और बेकारी कम होगी तो ही भ्रष्टाचार खत्म होगा। चंदे पर रोक, चाहे वो धार्मिक कार्य के लिए हो, चाहे राजनीतिक कार्य के लिए हो, चाहे शैक्षणिक कार्य के लिए हो, किसी भी तरह के चंदे पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि चंदे का सदैव दुरुपयोग होता है, उनको गलत कामों में प्रयोग किया जाता है। सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन करना चाहिए। जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य आज पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो गए हैं, जो भौतिकवाद से प्रभावित हो गए, उनको वापिस भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों की तरफ लेकर आना होगा। सामाजिक बहिष्कार, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, समाज द्वारा उसके पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाना चाहिए ताकि लोग ऐसा कर न सके। स्वयं परिवार के सदस्यों के द्वारा भी यदि उनके परिवार का सदस्य कोई भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसको बहिष्कार करना चाहिए। लोकपाल व लोकायुक्तों की नियुक्ति करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर सके और भ्रष्टाचार को जड़ों का पता लगाया जा सके। तो सेल्फ असेसमेंट सेशन में हम करते हैं, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप बताइए, प्रकार बताइए, क्षेत्र क्या है, भ्रष्टाचार के कोई 3 कारण बताएं, कोई 3 दुष्प्रभाव बताएं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। भ्रष्टाचार के इसके विभिन्न क्षेत्रों या स्वरूपों को समझाएं। भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को बताएं। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों व इसे रोकने के उपाय बताएं। एक आप सभी को एक एक पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिखना है भी आपके अनुसार भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है, कोई एक सुझाव आपको लिखना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।